Hello everyone. My name is Savitri Kumari and I'm sorry I was absent for many days but I am back और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते रहती हूँ। आप लोग का जो इतना प्यार मुझे मिला है रियली थैंकफुल फॉर दैट। सो 3-4 क्वेश्चंस जो बार बार कमेंट्स में आ रहे थे, मैं आज उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहूँगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वो कितने पेज लिखना है, कितना पेज रहता है, कैसे जेपीएससी अपना क्वेश्चंस को काइंड ऑफ क्वेश्चन कॉपी कैसा देती है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि 48 पेजेज रहता है, लगभग 48 पेज का एक बुकलेट देते हैं इस तरीके के, जैसे मैं यूपीएससी का है तो इस तरीके का एक बुकलेट देते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं रहता है। ये थोड़ा सा इधर से मान लीजिए इतना काट दीजिए आप और इधर से इतना काट दीजिए तो एक छोटा सा बुकलेट रहता है। लेंथ लगभग इतना ही रहता है बट विड्थ इतना बड़ा नहीं रहता है, मतलब ये चौड़ाई इतना बड़ा नहीं रहता है। और यूपीएससी में होता है कि प्लेन होता है, मतलब A4 शीट की तरह मिलता है, बट यहाँ पे इस तरीके के मिलेंगे आपको, इस तरीके के लाइन वाले मिलेंगे, लाइन वाले पेजेस मिलेंगे। और ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा छोटा है लेकिन हल्का सा बड़ा रहेगा और लगभग इतना ही रहेगा, इतने ही लाइंस रहेंगे लगभग। और मतलब कि मान लीजिए कि इतना ही रहेगा आपका, थोड़ा सा आप इसका काइंड ऑफ मोटाई बढ़ा दीजिए, मतलब इतना दूर तक आ सकता है और लेंथ वाइज आई थिंक इतना ही होगा। तो बहुत थोड़ा कंटेंट लिखने में बहुत ज़्यादा पेज भर जाता है और मैं तो बहुत बड़ा बड़ा लिखती थी, मेरा हैंड राइटिंग एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं बहुत आसानी से 8 पेज लिख लेती थी। कभी मुझे याद है कि पॉलिटी वाले क्वेश्चन में मैं 10 पेज 11 पेज ऐसे लिखी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था। और आज मैं डिस्कस करूँगी पॉलिटी वाला थोड़ा, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं 10 पेज, हाँ उस क्वेश्चन में 10 पेज लिख लेती थी। आई थिंक 42-43 तक मैं पहुँच गई थी, सब 42-43-44 इस टाइप से पहुँच गई थी, 48 में मतलब हाईएस्ट जो पहुँची हूँ। खोटा में कम लिखे थे, 35 पेजेज लिखे थे आई थिंक, अभी तो एग्जैक्टली याद नहीं है बट 35 पेजेज लिखे थे। तो इन एवरेज 8 पेजेज करके मैं लिखी थी। कभी 8 पेजेज से 1-2 पेज कम हो जाता होगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता होगा, 10 पेज भी हो जाता होगा। तो 8 पेज के एवरेज में मैं आंसर्स लिखी थी सारे क्वेश्चंस का। और ओरिएंटेशन आपको बता ही दी। और एग्ज़ाम में क्या प्रश्न लिखना होता है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। तो नहीं, एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं लिखना होता है। आप प्रश्न लिखेंगे तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा। आप प्रश्न का नंबर लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये एग्ज़ाम शीट मिला है तो आप लिख दीजिए नंबर 1, और उसके बाद अगर लिखना है तो एक लाइन, जैसे नंबर 1 मान लीजिए साइक्लोन के बारे, तो साइक्लोन, केवल साइक्लोन लिख दीजिए और पूरा आंसर लिखना शुरू कीजिए। एक आंसर लिखिए, फिर दूसरे पेज में लिखिए, दोनों तरफ लिखिएगा, दोनों तरफ लिखिएगा। ऐसे तो इस तरीके से खुलेगा आपका, इस तरीके से खुलेगा, तो दोनों तरफ लिखिएगा, लिखते जाइएगा। एंड देन सो प्रश्न लिखना नहीं होता है, लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। एक और क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेश्चन था कि जो हम लोग को MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं, MCQ वाले 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कैसे लिखना होता है। MCQ वाला कैसे लिखेंगे, प्रश्न लिखना होता है कि केवल ABCD लिखना होता है, मतलब कैसे लिखेंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं लिखती थी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिखती थी आधा घंटा 40 मिनट के एवरेज में। एक क्वेश्चन को 40 मिनट लगाती थी, आधा घंटा से 40 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करती थी। ऐसे करके मैं 3 क्वेश्चंस लिख लेती थी और उसके बाद फिर मैं एक पेज में ऑप्शनल लिखती थी, काइंड ऑफ की ऑप्शनल आंसर ऐसे ऊपर लिखती थी। और फिर उसके बाद फिर कर देती थी नंबर 1 का A, नंबर 2 का B, नंबर 3 का C, नंबर 4 का D। और सारे अटेम्प्ट करने हैं आपको नहीं आता तो भी अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। तो ऐसे करके 1 से 20 तक लिख देती थी और ABCD केवल लिखती थी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अगर आपको एक वर्ड है तो आप A के बगल में एक वर्ड लिख सकते हैं, B के बगल में दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, टाइम नहीं रहेगा आपके पास। ABCD जो भी आंसर है उसको लिख दीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन मेजर आ रहा है वो कि पेन इश्यू, कौन सा पेन यूज करूँ, पूरा कलर पेन यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ,
तो मैं केवल एक कलर का पेन यूज की थी, केवल ब्लू कलर का पेन यूज की थी, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं रहेंगे स्विच करने के लिए कि आप ब्लू से ब्लैक में जाएं। आपको ग्रीन उरीन यूज नहीं करना है, ग्रीन रेड यूजुअली यूज नहीं किया जाता है एग्जाम में। आप या तो ब्लैक यूज कर सकते हैं या ब्लू यूज कर सकते हैं। मैं ब्लू यूज की थी क्योंकि आई थिंक गाइडलाइन में भी ब्लू ही पेन को बोला जाता है। तो आप फिर बोलिएगा कि फिर इतना मतलब कि आर्टिस्टिकली कैसे एक पेन में बनाऊंगी। तो एक पेन में आर्टिस्टिकली, एक तो आप बहुत ज़्यादा पेन यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा पेन को स्विच करने में। आप ब्लू से ब्लैक स्विच करेंगे, ब्लैक से ग्रीन स्विच करेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एक पेन को यूज कीजिए। ब्लू पेन को यूज मैं की थी और नॉर्मल बॉल पेन की थी, लाइक बटर जेल और क्या ऐसे ही कोई सा पेन रहता है वही यूज की थी। नॉर्मल जो 10-20 रुपये में पेन आ जाता है वही पेन को यूज की थी। और उसके बाद फिर थोड़ा मैं मोटा नीब का यूज की थी ताकि क्लैरिटी आए। थोड़ा मोटा नीब को यूज कीजिएगा। नीब थोड़ा आपका जो बॉल पेन का जो पॉइंट है वो थोड़ा मोटा हो, 0.5 0.6 इस टाइप से हो। तो और बहुत सारे नहीं मैं यूज़ की थी पेन, बट मैं क्या करती थी, मैं अंडरलाइन करती थी और बॉक्स भी बनाती थी। जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको अंडरलाइन करके उसके चारों तरफ घेरा कर देती थी, बॉक्स बना देती थी। और डायग्राम तो बहुत बनाती थी, डायग्राम बहुत ज़्यादा बनाती थी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे केवल लिख रही थी कि क्या क्या क्वेश्चन आज मुझे सॉल्व बताना है आप लोग को। तो देखिए मैं ऐसे ही लिखती थी कि 48 पेजेज, 8 पेजेज पर हेड, ऐसे मतलब कि ऐसे ही करके एरो डायग्राम करके। और देखिए यहाँ पेन इश्यू में मैं एक्चुअली बॉक्स बना दी हूँ। और फिर 1-2 पॉइंट वाइज, मतलब आपको विजुअली बहुत अपीलिंग रखना है, विजुअली आपको बहुत अपीलिंग रखना है। आपको किसी भी तरीके से वो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको आंखों में स्ट्रेन नहीं हो, उसके दिमाग में स्ट्रेन नहीं हो, कभी उसको ये नहीं लगे कि मैं क्यों ही ये कर रहा हूँ, ये काम मतलब ये बोरियत नहीं महसूस हो। तो इसके लिए आपको मतलब कि फिल्म की तरह आपको काइंड ऑफ लिखना है आंसर। ये मैं तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मतलब कि केवल पैराग्राफ नहीं लिखिएगा, केवल डायग्राम नहीं बनाइएगा, थोड़ा मिक्स हो। पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 1 लाइन, 5 लाइन के बाद एक डायग्राम, फिर दूसरा लाइन में 2 लाइन लिख दिए, फिर एक डायग्राम, फिर उसके बाद फिर हेडिंग्स बहुत अच्छे से आपका हो कि कौन सा हेडिंग है। जैसे मैं बताई थी ना कि इकोनॉमी वाला क्वेश्चन में बताई थी कि कैसे इनकम निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो उसमें आपका हेडिंग्स था कि इनकम मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से। तो इस तरीके से हेडिंग अच्छे रहते थे मेरे। और हेडिंग के बाद मैं अच्छा खासा मतलब कि 3-4 लाइन छोड़ देती थी। मतलब कि बड़े हेडिंग के बाद तो 2 लाइन, एटलीस्ट 2 लाइन तो मैं छोड़ ही देती थी, 2 लाइन छोड़ देती थी। पैराग्राफ जब चेंज करती थी तो 1 लाइन आराम से छोड़ देती थी। कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ में लेके गए, यहीं पे ख़त्म कर देती थी। या फिर ज़रूरत पड़े तो मतलब कि बहुत स्पेस दे के मैं लिखती थी। मतलब कि पेजेज में कंजूसी नहीं कीजिएगा, बहुत पेजेज मिलेंगे आपको, 48 पेजेस नहीं लिख पाइएगा, बहुत ज़्यादा भी लिखिएगा तो आराम से लिखिए, फैला के लिखिए, ठीक है। थोड़ा गैप दे के लिखिए ताकि किसी भी तरीके से एग्जामिनर को स्ट्रेन ना हो, उनकी आंखों में स्ट्रेन ना हो। और करंट अफेयर्स, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि करंट अफेयर्स का कितना मायने रखता है। ऑनेस्टली सच बताऊं तो जेपीएससी में करंट अफेयर्स मायने नहीं रखता है बहुत ज़्यादा। आपको करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत अगर जानना है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से में जानना है और बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। करंट अफेयर्स आप डेली न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं 2-3 घंटे, ऐसा कीजिएगा तो आप फिर टाइम नहीं आपको मिल पाएगा आपको कंटेंट रेडी करने में, आपको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में, आपको वही जो कंटेंट जो आप लिखेंगे उसको एक पन्ने में बनाने में, जो आप वहाँ जाकर अच्छी तरीके से रेप्लिकेट कर सके, वो टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहूँगी कि सेफली आप करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर याद है तो करंट अफेयर्स को इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ये सब बता सकते हैं ताकि आपको लगे कि मतलब एग्जामिनर को लगे कि करंट अफेयर्स अगल बगल में जो हो रहा है उसके बारे में भी पता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन मैं डिस्कस की थी उसमें करंट अफेयर्स में आप केन एनर्जी जो अभी आ रहा था न्यूज़ में कि वोडाफोन वाला जो केस था न्यूज़ में, तो कैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण लॉ सूट्स वगैरह भी मतलब इम्पैक्ट होते हैं कि वोडाफोन वाला केस कि वो एक देश में रजिस्टर है, फिर इंडिया में आ रहा है, फिर वो टैक्स नहीं दे रहा है। केन वाला भी सेम केस था कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का हम लोग काइंड ऑफ यूज करके टैक्स इवेजन के काम कर रहे हैं कि एक्चुअली जैसे कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स,
होता है आई थिंक जो इस बार न्यूज़ में बेसिकली था कि 10% लगाना है, अगर वो कोई भी देश में टैक्स नहीं देना है दे रहा है तो 10% टैक्स लगाएंगे। तो ये सब चीज़ आप मतलब करंट से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवीली अभी केवल करंट अफेयर्स नहीं कीजिए, बहुत हैवीली आप कंटेंट प्रिपेयर करने में कीजिए कि अच्छा ये वाला मेरा सिलेबस है तो इसका मेरा हो गया है क्या, इसका नहीं हुआ है तो मैं कहाँ से कंटेंट प्रिपेयर करूँ और कैसे करूँ। और मेरे पास जितना भी कंटेंट था मैं डाल दी हूँ, और फिर अगर और भी मंगा सकी मैं तो धीरे धीरे डालते जाऊँगी ताकि आप लोग को उस तरीके से भी थोड़ा हेल्प मिल सके। एक क्वेश्चन आ रहा था कि हिंदी में मैडम थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे कंटेंट तो हिंदी में ही अवेलेबल है। अगर आप मतलब कि जाइएगा रांची वगैरह में देखिएगा तो हिंदी में बहुत कंटेंट अवेलेबल है। इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा था। मुझे पूरा का पूरा जो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोट्स डाली हूँ वो पूरा हिंदी में अवेलेबल था। मैं उसको ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, और वही इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट की हुई हूँ। तो अतुल लोहिया सर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स है मेरा। तो अगर आप मार्केट में भी खोज लीजिएगा तो हिंदी में ही नोट्स अवेलेबल है। तो उस तरीके से आप मतलब कि मैं जान रही हूँ कि इश्यू हो जाता है थोड़ा लैंग्वेज का, बट मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बात करके हिंदी का भी कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ। बट ऑनेस्टली मतलब कि अगर आई थिंक यू नो द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज पता होगा तो आप जहाँ से भी हिंदी मिल रहा है कंटेंट या इंग्लिश मिल रहा है आप उसको अपने मीडियम में ट्रांसलेट कर लीजिए। और ट्रांसलेट करने का एक फ़ायदा ये होगा ना कि आपको याद रहेगी बहुत देर तक वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप खुद से ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको। तो मुझे याद है प्रीलिम्स में केवल हिंदी में कंटेंट अवेलेबल थे तो मैं उसको ट्रांसलेट की थी सबको इंग्लिश में करने के लिए। तो इससे आपका रिटेंशन पावर थोड़ा बेटर रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी वाला भी कोई कंटेंट अगर मेरे किसी दोस्त से मैं सोर्स करवा पाती हूँ तो आपको दे दूँगी। टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम लिंक मैं यूजुअली सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, और अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आई होप कि माय मटेरियल्स आर यूजफुल टू यू। थोड़ा बहुत एक काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट की तरह आपको थोड़ा रास्ता दिखा पा रहे होंगे, और एक्चुअली करना आपको ही है। मतलब मैं केवल आपको थोड़ा सा होता है ना कि आप चढ़ रहे होते हैं तो हम आपको थोड़ा सा केवल धक्का दे पाएंगे नीचे से कि हाँ चलो चढ़ो, बट एक्चुअली सारा काम आपका ही है, करना सब कुछ आपको ही है। और आप मतलब कि मैं अभी सोचती हूँ जब इस जॉब में रह के कि कभी लगता है कि काश मेरे को जो मेरा जॉब नहीं रहता तो मैं अपना सारा टाइम पढ़ाई में फोकस कर पाती। मतलब और ये लग्जरी है आपके पास। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअली कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास पूरा 24 का 24 घंटा केवल आपका है, और ये बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, और अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर और जितना ज़्यादा मैक्सिमम मतलब कि 12 घंटा 15 घंटा पढ़ सकते हैं तो 15 घंटा पढ़िए, 12 घंटा और पढ़िए। मुझे पता है कि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत बोरियत होता था, बहुत बोरियत होता था, और कभी कभी तो मन ही नहीं करता था कि बुक उठाऊं। बट वो होता है ना कि एक बार आप शुरू करते हैं ना पढ़ना तो आपको वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी लगता है ना उसको शुरू होने में, उसके बाद फिर वो धीरे ऑटो मोड में हो जाता है और वो चलते जाता है। तो एक बार केवल बैठ जाइए अपने डेस्क में, अपने कुर्सी टेबल में जाकर बैठ जाइए और वही 15-20 मिनट तक झेल लीजिए। जैसे वो एक्टिवेशन एनर्जी शुरू हो जाएगा ना, जैसे आप फ्लो में आ जाएंगे ना, तब फिर आपको पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगा। फिर आप 2 घंटा बैठ जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 घंटा बैठ जाइएगा आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत होता था कि स्टार्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो आप अगर आपको स्टार्टिंग करना डिफ़िकल्ट हो रहा है और आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है तो आप समझिए आपके पास 24 का 24 घंटा आपका अपना है। आपको किसी भी तरीके का कोई रिपोर्ट नहीं मांगा जा रहा है, कहीं से कोई प्रेशर नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं कहीं पे। तो आप प्लीज़ इस टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत, आप जब जॉब में आ जाएंगे ना तो फिर आपको एहसास होगा कि कितना गोल्डन टाइम था वो, जब केवल सारा टाइम केवल आपका था। तो आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे ठीक से, एंड